तो आज है अध्याय 13 और वार्षिक परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं पर हम बात करेंगे। यदि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देखना है तो एलके फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सही विकल्प का चयन करिए। अब इसमें आपको देखना है नीचे दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है। तो आवर्ती गति इस हिसाब से पढ़ना है, समझना है आपको कि जब कोई वस्तु उसी मार्ग में है ना, एक निश्चित अंतराल में बार बार गति करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आवर्ती गति। तो मुझे ये बताओ, कोई तैराक है, नदी के एक तट से दूसरे तट तक अपनी यात्रा पूरी करता है, माने यहाँ से गया और वहाँ जाकर के उतर गया, लौट के नहीं आया, तो क्या आवर्ती गति होगी? ये नहीं होगी। फिर ये किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए दंड चुंबक को उसकी NS दिशा में विस्थापित करके छोड़ देना। तो दंड चुंबक को जब हम छोड़ेंगे तो इस तरह से ऐसे ऐसे झूला जैसे झूलने लगेगा, तो ये होगा आवर्ती गति। क्या ये होगा? क्योंकि अपने मार्ग को क्या करता है, रिपीट करता है। ठीक है। और इसी तरह से अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति करता हाइड्रोजन का अणु, हाइड्रोजन का अणु इस तरह से ऐसे ऐसे घूम रहा है, आवर्ती गति होगी क्या? ये भी आवर्ती गति है ना। और किसी कमान से छोड़ा गया तीर, धनुष से यदि हम तीर छोड़ दे तो लौट के वापस आएगा क्या? नहीं आएगा। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा दूसरा वाला है और तीसरा वाला है, आवर्ती गति को बताता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो गया? सी, सेकेंड और थर्ड। तो आपको ये पढ़ना है कि कौन सा ऐसा है इसमें उदाहरण जो आवर्ती गति के शर्तों को पूरा करता है, वो उसी उसी मार्ग में बार बार क्या करना चाहिए, गति करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण होगा। तो देखो, त्वरण का सूत्र आप लोग पढ़े हो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है। जब अधिकतम विस्थापन होगा तो x का मान a हो जाता है। अधिकतम विस्थापन में x का मान क्या होता है? a। तो ओमेगा स्क्वायर a आ गया, मतलब यहाँ पर त्वरण का मान क्या है? अधिकतम। ठीक है। इसमें जो चिन्ह लगा है वो छोटा बड़ा बताने के लिए नहीं होता है, ये चिन्ह सिर्फ दिशा बताने के लिए होता है कि ये विपरीत दिशा में है। त्वरण और विस्थापन क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत। अगला देख लीजिए, सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है? तो इसमें क्या स्थिर रहेगा? आवर्त काल। जितने भी ऑप्शन है उससे देख लेना है। यदि एक सरल लोलक मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत नीचे गिर रहा है तो उसका आवर्त काल क्या होगा? तो देखो, सरल लोलक का आवर्त काल ये होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। जब ये नीचे गिर रहा होगा स्वतंत्रता पूर्वक तो जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। जी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। तो जब हम शून्य से किसी संख्या का भाग करते हैं तो क्या होता है? अनंत, है ना। तो यहाँ पर जो आवर्त काल का मान है वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक। इसके बाद छठवां प्रश्न देखिए, सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती अधिकतम विस्थापन पर, विस्थापन अधिक होगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक। चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं। फिर ये है, सरल आवर्त गति में कण के माध्य स्थिति पर शून्य होता है, तो इसमें कौन सा भाग शून्य होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो x का मान है माध्य स्थिति में क्या होता है? शून्य। x बराबर क्या होता है? शून्य। त्वरण का सूत्र बताया था, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यदि x का मान यहाँ शून्य रख दोगे तो क्या शून्य हो रहा है? त्वरण। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? त्वरण हो गया। फिर है अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड लोलक का आवर्त काल होगा। तो यहाँ पर सेकेंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है? 2 सेकेंड। ये खाली स्थान में भी भरने के लिए आ सकता है। और मैं कई बार बोलता हूँ कि आपको ये नहीं समझना है कि विकल्प वाला विकल्प भर में आएगा, वो आपका खाली स्थान में, एक वाक्य में, सत्य सत्य में, किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है। ठीक है। और यहाँ पर यदि सेकेंड लोलक की लंबाई पूछता तो उसकी लंबाई 1 मीटर होती है। ठीक। थोड़ा 12वां प्रश्न भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए
किसी कण त्वरण a और विस्थापन x के संबंधों में से किससे सरल आवर्त गति का संबंध है। तो अभी यहाँ चले जाओ सूत्र में, तो जो त्वरण का सूत्र होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो ऐसे सभी में ढूंढो, इसमें x है पर इसमें क्या नहीं है, माइनस नहीं है। हमको इस हिसाब से चलना है। x ढूंढ लीजिए, इसमें x है पर क्यूब में है, इसमें है तो स्क्वायर में है, इसमें x है और साथ में देखो यहाँ क्या लगा है, माइनस, इसमें भी क्या लगा है, माइनस। माने ये जो समीकरण है ये किसको बताता है, सरल आवर्त गति के त्वरण को व्यक्त करता है। अब यहाँ देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखिए पहला प्रश्न है, एक लड़की झूले पर बैठकर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का खाली स्थान, दोलन काल खाली स्थान हो जाएगा। तो दोलन काल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा, ये तीसरा प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है। ये किस में पूछा है, सेंटीमीटर में। तो कितना होगा, 99.4 सेंटीमीटर आप भर सकते हो या फिर 100 सेंटीमीटर भर देना। क्या भर दोगे, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 को आपको 8 करना है, 99.8 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और यदि मीटर में लिखते हैं तो 1 मीटर होता है, लगभग है वो। ठीक। अब देखो, पृथ्वी के व्यास के अनुदिश बनाई गई सुरंग में छोड़े गए पत्थर की गति खाली स्थान होगी। तो मान लो ये पृथ्वी है, इसका ये व्यास है, यदि इसमें हम आर पार छेद कर दें और इसके सेंटर में एक पत्थर डाल दें तो पत्थर ऐसा ऐसा हिलना चालू कर देगा। तो ये कैसी गति हो जाएगी, सरल आवर्त गति। किसी भी वृत्ताकार गति में यदि व्यास की गति मान लें तो व्यास की अनुदिश गति क्या मानी जाती है, सरल आवर्त। जो पृथ्वी भर नहीं, एक गेंद में है मान लें, या कोई भी चीज जो घूम रही है, तो व्यास के अनुदिश कैसी गति होती है, सरल आवर्त गति होती है। फिर ये देखिए, सरल लोलक का आवर्त काल खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है। तो आवर्त काल का जो सूत्र होता है 2π√L/g। इसमें द्रव्यमान आया, m आया है क्या, नहीं आया, माने यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। फिर ये सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के खाली स्थान होता है। तो अभी सूत्र बताए थे, a = -ओमेगा² x, ये होता है। ए का संबंध x से कैसा है, अनुक्रमानुपाती या सीधा संबंध है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। फिर देखिए, कोई गति जो निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है खाली स्थान कहलाती है। तो ऐसी गति को हम क्या बोलेंगे, आवर्ती गति। फिर है, सरल आवर्त गति के माध्य स्थिति पर विस्थापन का मान कितना होता है, 0 होता है। तो देखिए, सरल लोलक का आवर्त काल कौन सा नंबर है जी, हाँ तो ये जी, 2π√L/g। स्प्रिंग का आवर्त काल बता दो, हाँ सूत्र एक जैसे है, 2π√m/k। इसमें यम भर हो गया है ना, ये अंदर का बदला है, बाकी इसी तरह से मिल रहा है। फिर सरल आवर्त गति में विस्थापन, तो विस्थापन का सूत्र क्या है, a cos ωt। यह साइन में भी लिख सकता है, मैं बोला था कि इसके जो सूत्र हैं साइन कास में लिखे जा सकते हैं। फिर सरल आवर्त गति में वेग का सूत्र बताओ, हाँ ω√a² - x²। सरल आवर्त गति में त्वरण का सूत्र -ω²x। और सरल आवर्त गति में ऊर्जा का सूत्र 1/2m²a²। फिर सरल लोलक के प्रत्यानयन बल, तो ये होता है mg sin थीटा। इस तरह से इन सूत्रों को मिलाना है। अब यहाँ प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न देखिए, सरल आवर्त गति किस राशि के संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो ये किसका, यांत्रिक ऊर्जा का। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, सरल आवर्त गति में विस्थापन और त्वरण के मध्य कलांतर कितना होता है। तो कितना होता है, 180 डिग्री,
क्योंकि त्वरण और विस्थापन एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत, है ना। जब विपरीत होंगे तो कलांतर 180 होगा। फिर देख लेते हैं, सरल लोलक को खान में ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो जो माइंस होते हैं, माइन गड्ढे, खदान समझ लो, खान का मतलब क्या समझना है, खदान, उसके अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा। तो आप जानते हैं टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एल अपॉन जी। जब हम खान में जाते हैं तो जी का मान घटता है। जी का मान तो यही है, पृथ्वी सतह पर अधिक है, ऊपर जाओगे तो घटेगा, नीचे जाओगे तो क्या होगा, घटेगा। तो जी का मान जब घटेगा तो टी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। बटे में है ना, तो उल्टा समझना है। तो यहाँ पर उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर देखिए, दोलन गति कण के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आयाम। फिर आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध, तो ये होता है न्यू बराबर 1/टी, माने आवृत्ति आवर्त काल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हिंदी में भी लिखकर ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर फिर से है प्रश्न, सरल आवर्त गति में कण का वेग कब अधिकतम होता है। तो कण का वेग कहाँ अधिकतम होता है, माध्य स्थिति में, ठीक है। चरम स्थिति में शून्य होता है, माध्य स्थिति में अधिकतम होता है। फिर ये सेकेंड लोलक का अधिकतम आवर्त काल कितना होता है, तो कितना होता है, 2 सेकेंड। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं 2 अंक के प्रश्न। तो ये अधिकतर आता है आवृत्ति तथा आवर्त काल में संबंध स्थापित करिए ना। तो इसको कैसे करेंगे, टी सेकेंड में दोलन एक, दोलन की परिभाषा होती है कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो इसका मतलब हो गया टी सेकेंड में दोलन का मान कितना है, 1। तो 1 सेकेंड में दोलन का मान कितना होगा, 1/टी, ठीक है। लेकिन 1 सेकेंड में चले गए दोलनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा न्यू अपॉन टी। इस तरह से यहाँ पर आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध निकालना है। यहाँ प्रश्न है, स्प्रिंग का बल नियतांक किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक तथा विमी सूत्र लिखिए। तो सबसे पहले देखो, आप यदि परिभाषा ये सूत्र देख लोगे बल नियतांक का, तो परिभाषा बड़े आसानी से बन जाएगी। के बराबर होता है एफ अपॉन एक्स, माइनस लगाओ या ना लगाओ जरूरी नहीं है। तो इसको क्या बोलोगे, बटे को क्या बोलते हैं, एकांक, है ना। और एक्स माने क्या हो गया, विस्थापन, और एफ माने हुआ प्रत्यानयन बल। तो क्या बोलेंगे, एकांक विस्थापन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रत्यानयन बल को स्प्रिंग का नियतांक कहते हैं। तो फिर से देखिए, स्प्रिंग में एकांक विस्थापन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रत्यानयन बल को स्प्रिंग का नियतांक कहते हैं। ये सूत्र है एफ के बराबर माइनस एफ अपॉन एक्स। प्रत्यानयन बल में जनरली माइनस लगाते हैं, इसलिए है। अब इसका एसआई मात्रक देखते हैं, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर बन गया, ठीक है। और यहाँ पर इसका विमी सूत्र देखें, तो बल का विमी सूत्र क्या होता है, mlt-2। विस्थापन का क्या होता है, एल, तो एल एल कट देंगे तो ये डी एफ माने डायमेंशनल फार्मूला, विमी सूत्र क्या बन जाएगा, mt-1। मतलब यदि आपको ये सूत्र अच्छे से याद है तो इससे परिभाषा भी बना सकते हैं, इससे आप विमी सूत्र भी बना सकते हैं, मात्रक भी बना सकते हैं। परिभाषा अपने भाषा में भी लिख सकते हो कि प्रत्यानयन बल और विस्थापन, स्प्रिंग में लगाए गए प्रत्यानयन बल और उसमें उत्पन्न विस्थापन के अनुपात को स्प्रिंग नियतांक कहते हैं, चाहे जैसा भी बोल दो। हाँ, अब देखिए, सरल लोलक क्या है, तो एक भारहीन अवितान्य धागे से भारी गोलक को लटकाकर घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करते हैं, इसे सरल लोलक कहते हैं। तो यहाँ पर देख लो, 2 चीजें समझना है। ये जो है गोलक है, इसका नाम क्या है, गोलक, और ये कैसा है, भारी। और ये है रस्सी, रस्सी कैसी है, अवितान्य, माने खींच नहीं सकती है, तानी नहीं जा सकती है। और साथ में कैसी है ये, भारहीन, रस्सी का भार नहीं है। बस इसी को पढ़ दोगे कि एक अवितान्य और भारहीन रस्सी से
एक भारी गोलक को लटका देते हैं और इसमें घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था कर देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? सरल लोलक। ठीक है। अब छठवां प्रश्न देखिए, लोलक वाली घड़ी गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो देखो, पेंडुलम घड़ियों का आवर्तकाल गर्मियों में बढ़ जाता है क्योंकि लंबाई बढ़ जाती है। आप इसके पहले द्रव्य के जब तापी गुण पढ़े थे, तो उसमें हम पढ़े थे कि यदि किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो जब गर्मी होगी तो लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी। तो देखो, ये संबंध होता है टी समानुपाती अंडर रूट एल। तो जब एल बढ़ेगा तो टी का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। माने वो ज़्यादा सुस्त हो गई, टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम क्या बोलेंगे? सुस्त। टाइम ज़्यादा लगने का मतलब क्या हो जाता है? सुस्त। जैसे अभी आप घर से आए हो तो आपको आधा घंटा लगा है, अब मान लो यहाँ से तुम धीरे धीरे जाओ, टाइम ज़्यादा लगेगा तो तुम क्या हो गए? सुस्त हो गए। धीरे धीरे को क्या बोलते हैं? सुस्त हो जाना। ठीक। अब सेकंड लोलक का क्या तात्पर्य है? तो वह लोलक जिसका आवर्तकाल कितना हो? 2 सेकेंड, और धागे की लंबाई कितनी हो? 1 मीटर, उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड लोलक कहते हैं। ठीक है। तो क्या क्या सेकेंड लोलक में होना चाहिए? आवर्तकाल 2 सेकेंड और उसकी लंबाई 1 मीटर हो तो हम उसे क्या कहेंगे? हाँ। अब देखिए, सरल आवर्त गति के आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। प्रतिबंध का मतलब शर्तें, है ना? तो देखिए इसमें क्या शर्त है? कण की गति माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में होनी चाहिए। ये सरल आवर्त गति की तो परिभाषा है। दूसरा ये है, कण का लगने वाला त्वरण विस्थापन के कैसा होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। इसकी दिशा माध्य स्थिति की ओर होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर दो इसके आवश्यक प्रतिबंध हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दो चीजें पूछा है, आवर्ती गति तथा दोलनी गति के उदाहरण सहित समझाइए। तो परिभाषा देखो, कोई गति जो निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। जैसे ग्रहों की कक्षीय गति है, झूले की गति है, सरल लोलक की गति है, ये सभी क्या कहलाती हैं? आवर्ती गति। फिर वह आवर्ती गति जिसमें वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है उसे क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूला की गति है, सरल लोलक की गति है, पिस्टन का ऊपर नीचे होना है, सितार गिटार वायलिन की तारों में या कंपन की गति क्या कहलाती है? आवर्ती गति। अब देखते हैं वे प्रश्न जो 3 अंक में आ सकते हैं। तो सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, सरल आवर्त गति क्या है? इसको एसएचएम भी बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जब कोई वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर सरल रेखा में इस प्रकार गति करती है कि उस पर लगाया गया बल उसके विस्थापन के समानुपाती होता है, जिसकी दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है, उसे सरल आवर्त गति कहते हैं। तो इसमें तीन चार चीजें समझो। एक तो वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर गति करेगी, उसका मार्ग कैसा होगा? सरल रेखा होगा। उस पर लगाया गया बल कैसा होगा? विस्थापन के समानुपाती होगा। और बल की दिशा कहाँ की ओर होगी? माध्य स्थिति की ओर होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? सरल आवर्त गति कहेंगे। विशेषताएं में करेंगे तो ये इसके परिभाषा में ही 4 विशेषताएं आ जाएंगी। वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है, ठीक है। दूसरा लिख सकते हो कि वस्तु का मार्ग कैसा होता है? सरल रेखा का होता है। तीसरा लिख सकते हो कि इस पर लगाया गया बल विस्थापन के समानुपाती होता है। चौथा लिख सकते हो इसकी जो दिशा होती है, बल की दिशा माध्य स्थिति की ओर होती है। चारों को मिलाओगे इसकी परिभाषा बन जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, है ना, यहाँ पर 2-3 चीजें इकट्ठा लिख दिए हैं। जैसे विशेषताओं में वस्तु पर लगाया गया प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसको अलग पॉइंट बना सकते हैं, पर इसी में लिख दिए हैं, जिसकी दिशा सदैव कहाँ की ओर होती है? माध्य स्थिति की ओर होती है। वस्तु में जो उत्तरण होता है वो भी विस्थापन के कैसा होता है? समानुपाती। इसकी भी दिशा कहाँ की ओर होती है? माध्य स्थिति की ओर होती है। ये कौन सी गति होती है? दोलनी गति होती है।
ये वस्तु सरल रेखा में माध्य स्थिति के इधर उधर गति करती है। सरल आवर्त गति करते हुए निकाय में किसका गुण होना चाहिए? जड़त्व का गुण होना चाहिए। इन्हें साइन या कोसाइन फलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग या कह सकते हो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? नियत होती है। इस तरह से ये 6-7 विशेषताएं लिखी हुई हैं, लेकिन आपको 3-4 विशेषताओं से ही काम चल जाएगा। 4 नंबर का सबसे बड़ा प्रश्न आता है, एक में परिभाषा 3 विशेषता, तो उसका 4 अंक पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव हृदय 1 मिनट में औसतन 75 बार इस विस्पंदन करता है, धड़कता है। इसकी आवृत्ति का और आवर्त काल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो 1 मिनट में विस्पंदों की संख्या कितनी है? 75। तो 1 मिनट को किस में बदल दिए हैं? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में विस्पंदों की संख्या कितनी हो गई? 75। तो मुझे 1 सेकंड में निकालना है, तो 75 बटे कितना हो जाएगा? 60। भाग करेंगे तो 1.25 हर्ट्ज, ये क्या हो गया? इसकी आवृत्ति। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। आवर्त काल जो है एक आवृत्ति का उल्टा होता है, 1 बटे आवृत्ति होता है। तो यहाँ भाग कर देंगे इसका 1 बटे 1.25, तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड। माने एक चक्कर वो कितने समय में पूरा करेगा? 0.8 सेकेंड में। अगला देख लो, एक सवाल है। हाँ, तो सामान्य स्थिति में तो 72 धड़कता है, लेकिन वो जो है 75 दे दे, 80 दे दे, किसी का तो ज़्यादा धड़कता होगा, किसी को हाई बीपी, लो बीपी, दौड़ लिया, है ना? तो मान घट बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमको हमको जो प्रश्न में मान दिया होगा उसके अनुसार हमको हल करना है। ठीक है, ऐसे है। अब देखो, एक 5 केजी का कॉलर स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसका नियतांक 500 न्यूटन प्रति मीटर है, स्प्रिंग नियतांक। इसके दोलन काल की गणना करना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं जो कॉलर का द्रव्यमान है, कॉलर माने टुकड़ा, ब्लॉक, लकड़ी का कुछ भी, और इसका जो स्प्रिंग नियतांक है वो कितना है? 500। तो दोलन काल निकालना है, तो दोलन काल का ये सूत्र होता है स्प्रिंग का, अभी जोड़ी में आया था ना ये सूत्र, T बराबर 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। तो ये अब मान रखना है, 2 रख दिए, पाई का मान 3.14 रख दिए, एम का मान 5 रख दिए, के का मान 500 रख दिए। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 5 और बटे में कितना हो जाएगा? 100। 500 है ना? तो यहाँ 2 गुणे 3.14, 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो यहाँ 10 लिख देंगे। अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6.28 होगा गुणा करने पर, और 10 का भाग कर देंगे तो दशमलव और खिसक जाएगा, मारे माने हो जाएगा 0.628 सेकेंड। इस तरह। तो देखिए, ये 4 अंक का प्रश्न है, और जो 4 अंक का प्रश्न होता है उसको ये समझना है कि इसके भीतर 1 अंक भी है, 2 अंक भी है, 3 अंक भी है, 4 अंक भी है, कैसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में भी पूछ देता है। तो जैसा सवाल आए उसके हिसाब से हमको जवाब देना है। तो देखिए, सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण का हमको क्या निकालना है? समीकरण। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप इस तरह का चित्र बना लेंगे, चित्र आपको दिख रहा है? ठीक है, इस चित्र में एक चीज मैं करेक्शन कर देता हूं, यहां पर मैं ए लिख देता हूं, कैपिटल ए, क्योंकि यदि हम त्वरण को भी स्मॉल ए से दर्शाते हैं, आयाम को भी स्मॉल ए से कर देंगे, तो पता ना चलेगा कौन त्वरण है और कौन क्या है। हाँ, तो चलिए, चित्र देख लिए ना? अब चित्र के बारे में लिखते हैं। माना कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है, ये आपको वृत्ताकार दिख रहा है ना? चित्र वृत्ताकार दिख रहा है। तो व्यास के सिरों के परितः गति सरल आवर्त गति होगी, है ना? जिसका माध्य बिंदु वृत्त का क्या होगा? केंद्र होगा। माना कण की स्थिति P है, जिसका कोणीय वेग ओमेगा है, आयाम a है, विस्थापन x है, तथा कोणीय विस्थापन थीटा बराबर ओमेगा t है। इस तरह से आपको शब्द बनाना है। तो चलिए, इस त्रिभुज में देखो आप, ये मिल गया त्रिभुज, इसका नाम है OPN। मिला ये त्रिभुज? इसमें मुझे लंब बताओ, आधार बताओ। लंब क्या है? ON, कोण के सामने वाला क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। और आधार,
तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ओपीएन में मैं निकाल रहा हूँ कॉस थीटा। क्या निकाल रहा हूँ? कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसमें ढूंढो यार, आधार क्या है? ये पी एन, और कर्ण क्या है यहाँ पर? ओ पी। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ पी एन बटे ओ पी। अब उसमें देखो पी एन का मान कितना था? एक्स, और ओ पी का मान कितना है? ए। तो एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा टी, ये आ गया इसका विस्थापन। ये क्या आ गया? विस्थापन। यदि परीक्षा में विस्थापन पूछे तो इतना ही करके छोड़ना है, चित्र बनाना है, बारे में लिखना है और कॉस थीटा निकाल देना है। ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है आगे स्टेप में? वेग। तो वेग का सूत्र होता है v बराबर माइनस डी एक्स, वो डी एक्स अपॉन डी टी। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऊपर x का मान आया है ना, इसको यहाँ लिख दिए हैं a कॉस ओमेगा टी, बस d अपॉन डी टी और घुस गया है इसमें। ए का मतलब उसके त्रिज्या है, और किसी वृत्त की त्रिज्या एक स्थिर मान होता है, बदलती नहीं है बार बार त्रिज्या। एक वृत्त की त्रिज्या एक जैसे रहती है। यहाँ पर आपको एक चीज और समझना है कि यदि हम कॉस ओमेगा टी का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या चीजें नई आ गई? ए तो मेरे पास पहले से था तो मैं ए लिख दिया हूँ। इसमें क्या नया आ गया? माइनस। कॉस का क्या हो गया? साइन, और ओमेगा और आ गया। इस तरह से ये जो आया इसका क्या आएगा? वेग। ये किसका समीकरण हो गया? वेग का। इसके बाद मुझे निकालना है त्वरण। तो त्वरण का सूत्र वेग में परिवर्तन की दर होता है, तो ए बराबर डी वी अपॉन क्या हो गया? डी टी। ए लिखूंगा, ये मान रख दिया, किसका मान रखूंगा? भी का। भी में ए ओमेगा बाहर कर देंगे, माइनस ए ओमेगा डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर साइन ओमेगा टी लिखा है। साइन का अवकलन करने पर क्या होता है? कॉस। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा और आ जाएगा, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन कॉस ओमेगा टी का मान एक्स अपॉन ए आया था, यहाँ ए कैंसिल कर देंगे, तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। तो ए समानुपाती क्या हो गया? एक्स हो गया। परीक्षा में ये दो तरह से प्रश्न पूछता है, सरल आवर्त गति में त्वरण का व्यंजक ज्ञात करिए, या फिर पूछ दिया कि सरल आवर्त गति में सिद्ध करिए कि जो त्वरण होता है वो विस्थापन के कैसा होता है? समानुपाती होता है। इसे सिद्ध करना है। चलिए अब इसमें अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति करते हुए कण के कुल ऊर्जा का क्या ज्ञात करना है? व्यंजक। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम सरल आवर्त गति की क्या निकालेंगे? गतिज ऊर्जा। यहाँ समझना, गतिज ऊर्जा का सूत्र कोई नया नहीं है, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हो। के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। अगले स्टेप में देखो, के को के की जगह 1/2 की जगह 1/2 एम की जगह एम लिखें। यहाँ से क्या गायब है? भी गायब है। तो सरल आवर्त गति में जो भी का सूत्र होता है माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर v की जगह पर इसका मान रख दिए हैं, इसमें स्क्वायर लगा दिए। ठीक है। मतलब आपसे यदि वेग का सूत्र नहीं बनेगा तो आपकी गाड़ी यहीं से पंचर हो जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको वेग का सूत्र बने। अब इस स्क्वायर को हटाओगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ओमेगा में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो इस तरह से ये सूत्र आ गया। ठीक है। अब हमको निकालना है इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो सरल आवर्त गति में स्थितिज ऊर्जा औसत बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो गया? औसत बल गुणे विस्थापन। तो स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं? यू से। औसत बल का मतलब F प्लस 0 बटे कितना हो गया? 2, और गुणे में विस्थापन का मतलब क्या हो गया? x। ठीक है। औसत का मतलब होता है कि इसका बल का मान 0 है या फिर बल का मान अधिकतम है। तो दो मान हो गए, दोनों को जोड़ के और 2 का भाग कर देंगे तो औसत कहला जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर माइनस इसीलिए लगाए हैं कि इसमें जो बल होता है प्रत्यानयन बल होता है, इसलिए माइनस लगता है। तो ये मान रखे, ये बटे 2 को हम क्या लिख देंगे? 1/2। अब हमारे पास क्या बच रहा है? एफ बच रहा है और एक्स। एफ का सूत्र क्या होता है? एम ए, है ना? तो एफ की जगह एम ए लिख दिए, बाकी ऊपर का उतार दिए। अगले स्टेप में देखो, सब कुछ उतारे हैं, इस बार ए का मान बदल दिए हैं।
कि सरल आवर्त गति में जो ए होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो, इस माइनस को और इस माइनस को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। फिर 1/2 है तो 1/2 लिख दिए, m है तो m लिख दिए, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर, एक्स एक्स का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब हमको सरल आवर्त गति में कौन क्या निकालना है, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा का मतलब ये है कि उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कर देंगे। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आया था, देख लो ऊपर, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम निकाले थे गतिज ऊर्जा। यहाँ पर कहाँ गया गतिज ऊर्जा, देखो तो ये वाला है, ये गतिज ऊर्जा का लिख दिए, और यहाँ पर ये वाला किसका लिख देंगे, स्थितिज ऊर्जा की। किसका हो गया, स्थितिज ऊर्जा का। अगला स्टेप देखना, इसका कोठा खोल दिए हैं। ये जो 1/ओमेगा स्क्वायर है, ये इसके साथ भी लिखा जाएगा और इसके साथ भी लिखा जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर और सूत्र में आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये हो गया। इसमें से ये और ये एक जैसे हैं, तो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ये भी बताता है कि जो इसकी कुल ऊर्जा है ये विस्थापन पर निर्भर नहीं करती। सूत्र में एक्स आया है क्या, नहीं आया है। तो अब प्रश्न पूछने का तरीका देखो, पूछ देगा सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करिए, या फिर दूसरे तरह से पूछेगा तो सिद्ध करिए कि सरल आवर्त गति में जो कुल ऊर्जा होती है वो विस्थापन पर निर्भर नहीं करती है। तब भी आपको यही करना है।